हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जोहार। तो आइए जानते हैं फटाफट झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। साथ ही इस चैनल को यानी स्टेट न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप झारखंड की खबरों से अवगत रह सकें, साथ ही आप खुद भी अपडेट रह सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सदन में सरकार ने दिया बड़ा अपडेट, बताया कब भेजी जाएगी मैया योजना की किस्त। सरकार ने बताया कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि 8 तारीख को सभी के खाते में पहुंच जाएगी। बजट सत्र के दौरान सभी मुद्दों पर सरकार ने जवाब दिया है, जिसमें सबसे बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया कि थोड़ी कठिनाई शुरुआत में हुई है, लेकिन अब 8 से 10 मार्च के बीच में सभी बेटी बहन के खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। कांग्रेस के विधायक डॉक्टर प्रदीप यादव ने कहा कि जो दिक्कत थी उसे दूर कर ली गई है। कोई भी नई योजना आती है तो उसमें थोड़ी समस्या होती है। अब अनुपूरक बजट में राशि आवंटित की गई थी और अब पूर्ण बजट सरकार अपना पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के माह के बाद पैसे जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो 2 माह का पैसा रुका हुआ है वह 8 तारीख से 10 तारीख के बीच में सभी के खाते में पहुंच जाएंगे। स्कूलों में रसोइयों को बढ़ा हुआ मानदेय जल्द मिलेगा, विपक्ष के सवाल पर मंत्री ने कहा। झारखंड विधानसभा के प्रश्नकाल में आज स्कूलों में काम कर रहे रसोइया के मानदेय का मुद्दा उठा। भाजपा विधायक ने स्कूलों में मध्याह्न भोजन तैयार करने वाले रसोइया को प्रतिमाह 1000 रुपये कम मानदेय मिलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि स्कूलों में काम कर रहे रसोइया को अभी भी सिर्फ 2000 रुपये प्रतिमाह ही भुगतान हो रहा है, जबकि उन्हें 3000 रुपये प्रतिमाह मानदेय देने की बात कही गई थी। जवाब में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने सदन को आश्वस्त किया है कि जल्द ही 3000 रुपये प्रतिमाह मानदेय रसोइयों को दिया जाएगा। इससे पहले विधायक अमित यादव ने इचाक की घटना और मंत्री इरफान अंसारी के विवादास्पद बयान का मुद्दा उठाया। उन्होंने इस बयान के लिए इरफान अंसारी से माफी मांगने की मांग की। सदन में प्रश्नकाल जैसे ही शुरू हुआ, विपक्ष की तरफ से इचाक की घटना पर हंगामा शुरू कर दिया। इस मामले में प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए गए। एल खियांगते बने जेपीएसएससी के नए अध्यक्ष, सरकार ने लगाई मुहर। एल खियांगते को जेपीएसएससी का नया अध्यक्ष बना दिया गया है। राज्य सरकार ने एल खियांगते के नाम का प्रस्ताव भेजा था, जिस पर राज्यपाल संतोष गंगवार ने मुहर लगा दी है। बता दें कि राज्यपाल ने इस नियुक्ति के साथ आशा व्यक्त की कि इससे राज्य के नियुक्ति प्रक्रिया तेज होगी और आयोग द्वारा सभी परीक्षाओं का संचालन निर्धारित कैलेंडर के अनुसार समयबद्ध और सुचारू रूप से किया जाएगा। इसके अलावे राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि आयोग की कार्यप्रणाली में गति और पारदर्शिता आएगी। गौरतलब है कि 24 अगस्त को तत्कालीन डॉक्टर नीलिमा केरकेट्टा का कार्यकाल समाप्त हो गया था, जिसके बाद से यह पद खाली पड़ा हुआ था। हजारीबाग हिंसा मामले पर मंत्री इरफान अंसारी का बयान, भाजपा और आरएसएस पर साधा निशाना, कह दी ये बड़ी बात। महाशिवरात्रि के दौरान हजारीबाग के इचाक में 2 गुटों के बीच हुई हिंसक घटना पर विपक्ष जहां सत्ताधारी दलों पर हमलावर है, तो सत्ताधारी दल झामुमो, कांग्रेस और राजद ने भी इचाक की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। इस बीच फिर एक बार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इचाक की घटना पर बोलते बोलते आरएसएस और भाजपा पर तीखी बात कह दी। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जो भी कानून हाथ में लेगा उस पर कठोरता और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह देश प्यार और मोहब्बत से चलता है, लेकिन भाजपा और आरएसएस की विचारधारा देश को तोड़ने वाली विचारधारा है। उन्होंने कहा कि हम मोहब्बत का पैगाम फैलाते हैं, अमन, चैन और शांति की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य का विकास चाहती है, लेकिन भाजपा के लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता और विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि इचाक की घटना पूर्व नियोजित नहीं बल्कि अचानक हुई घटना है। सरकार पूरे मामले पर गंभीर है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति घटना के लिए दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही हेमलाल मुर्मू ने कहा कि भाजपा के शासन में भी इस तरह की घटनाएं होती थीं। झारखंड राजद के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक संजय सिंह यादव ने कहा कि इचाक की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है।
और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कौन क्या कहता है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। विधानसभा में उठा शिक्षकों के खाली पद का मुद्दा, मंत्री हफीजुल हसन ने सवालों पर दिया जवाब। झारखंड विधानसभा में आज स्कूलों में खाली पड़े पद का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने ध्यानाकर्षण में ये सवाल पूछा। कांग्रेस विधायक के सवाल पर मंत्री हफीजुल हसन ने जवाब दिया। ध्यानाकर्षण में विधायक प्रदीप यादव ने पूछा कि अल्पसंख्यक स्कूलों में पद खाली क्यों पड़े हैं, उसे भरने पर सरकार कब तक विचार कर रही है। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि राज्य में उर्दू शिक्षकों के अधिकांश पद रिक्त हैं। लंबे समय से उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है और 3712 पद रिक्त हैं। प्रदीप यादव ने कहा कि उर्दू छात्र शेख भिखारी के नाम पर उर्दू विश्वविद्यालय खोलने की भी मांग कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने भी इस बात को लेकर चिंता जताई है कि 12वीं तक के छात्र बिना शिक्षक के ही पास होते जा रहे हैं। जवाब में मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि उर्दू फारसी के लिए शेख भिखारी विश्वविद्यालय खोलने पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द मदरसा बोर्ड भी खोला जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 1 साल के भीतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएगी। एसटी सूची में शामिल करने की मांग। कुडमी समाज का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला। कुडमी महतो समाज का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार 27 फरवरी 2025 को झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने समाज को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी सूची में शामिल करने की मांग को प्रमुखता से रखा। इस दौरान पेसा कानून के तहत जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित क्षेत्रों के पुनर्गठन और जमशेदपुर की कुछ समस्याओं पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल में झारखंड, बंगाल और ओडिशा के कुडमी समन्वय समिति के संयोजक लालचंद महतो, कुडमी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र महतो जमशेदपुर, समाज के नेता धनंजय कुमार सिन्हा और जमशेदपुर के 2 अन्य प्रमुख साथी शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के समक्ष अपनी ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को रखते हुए तर्क दिया कि कुडमी समाज आदिवासी मूल का है और उसे अनुसूचित जनजाति की सूची में स्थान मिलना चाहिए। समाज लंबे समय से इस मांग को लेकर आंदोलनरत है, लेकिन अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि केंद्र और राज्य सरकार को इस मुद्दे पर त्वरित निर्णय लेना चाहिए ताकि कुडमी समाज को उनका संवैधानिक अधिकार मिल सके। प्रतिनिधिमंडल ने पेसा कानून को संविधान सम्मत तरीके से लागू करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों का पुनर्गठन उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाना चाहिए, जिससे स्थानीय निवासियों को उनके अधिकारों का पूरा लाभ मिल सके। इसके अलावा जमशेदपुर की कुछ प्रमुख समस्याओं को लेकर भी चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में इन मुद्दों के समाधान की अपील की। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से आग्रह किया कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द राज्य और केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाए। इस मुलाकात को कुडमी समाज के हित में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे भविष्य में समाज को न्याय मिल सके। इस बैठक के बाद समाज के नेताओं ने आशा जताई कि सरकार जल्द ही उनकी मांगों पर ठोस निर्णय लेगी और कुडमी समाज को उसका संवैधानिक हक मिलेगा। रामगढ़ के गोला थाना के सामने 2 सांसद धरने पर बैठे। पत्थरबाजी करने वालों पर कार्रवाई की मांग। प्रतिमा विसर्जन के दौरान निकाली गई शोभा यात्रा में हुई पत्थरबाजी की घटना में शामिल दोषियों पर अब तक कार्रवाई नहीं होने के विरोध में गुरुवार को गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ रामगढ़ के गोला थाना के गेट के सामने धरना दिया। इस दौरान पुलिस की कार्यशैली, प्रशासन की भूमिका के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि सोसोकला की घटना में एक गुट के लोगों ने पुलिस के सामने ही पत्थरबाजी की थी, जिसमें महिलाएं सहित कई लोग घायल हो गए थे। पुलिस को पूरे मामले में कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद हमने 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया था, बावजूद दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके विरोध में धरना दिया गया है। वहीं झारखंड सरकार में मंत्री इरफान अंसारी को लेकर सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि वो फूहड़ भाषा के लिए जाने जाते हैं।
सांसद ने तंज कसते हुए कहा कि कौन मजबूत है कौन कमजोर है, एक बार सड़क उतर जाइए पता चल जाएगा। वहीं हजारीबाग के इचाक में शिवरात्रि के दिन हुई घटना पर सांसद ने कहा कि सिर्फ चोंगा यानी लाउडस्पीकर लगाने के लिए एक गुट के लोगों ने बवाल किया। इस दौरान उन्हीं लोगों के द्वारा पहला पत्थर चलाया गया था। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सरकार में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। वहीं गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि पुलिस प्रशासन के पास लोग आवेदन देते देते परेशान हो गए हैं, साथ ही उल्टा हम लोगों पर ही कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार जब से बनी है तब से हम पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने मंच से अपने संबोधन में कहा कि चित्रपुर में कई जगहों पर गौ हत्या हो रही है। यह सब किनके संरक्षण में चल रहा है? प्रशासन सोया हुआ है। पूरे चित्रपुर में बांग्लादेशियों को दामाद बनाकर बसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वहीं धरना में बड़ी संख्या में एनडीए के कार्यकर्ता शामिल हुए। धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं के हाथों में सरकार और प्रशासन के खिलाफ स्लोगन लिखी तख्तियां थीं। वहीं धरना को लेकर बड़ी संख्या में गोला थाना के आसपास पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी। साथ ही मजिस्ट्रेट की भी प्रतिनियुक्ति की गई थी। देर शाम रामगढ़ एसडीएम अनुराग तिवारी व पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त किया गया। वहीं इसके पूर्व सांसद ने पीड़ित परिवारों के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। पिछले दिनों गोला थाना क्षेत्र के सोसों कला गांव में सरस्वती पूजा में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक गुट के द्वारा पत्थरबाजी की गई थी। घटना में महिलाएं समेत कई लोग घायल भी हुए थे। इस मामले में पुलिस ने दोनों ओर से एफआईआर की थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने पुलिस प्रशासन को विशेष समुदाय के दोषियों को 15 दिन के अंदर गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने किसी भी दोषी को गिरफ्तार नहीं किया, जिसके विरोध में यह धरना प्रदर्शन किया गया। झारखंड विधानसभा में सीएम हेमंत सोरेन ने विपक्ष को बताया निकम्मा। बयान पर भड़के बीजेपी ने किया हंगामा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संबोधन से गर्मा गई। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सरकार की ओर से जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष को निकम्मा और भेड़िए की खाल ओढ़कर चतुर चालाक बताया, जिससे सियासत गर्म हो गई। सीएम हेमंत सोरेन के इस बयान से नाराज भाजपा विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर कड़क विरोध जताया। वहीं सत्ता पक्ष ने मुख्यमंत्री का बचाव करते हुए उनके शब्दों की अलग अलग तरह से व्याख्या की। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने तंज कसते हुए कहा, हम समझ सकते हैं मुख्यमंत्री की तकलीफ, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। जो जैसा होता है वैसा ही बोलता है। अब उन्हें ट्रेनिंग कौन देगा? वहीं बीजेपी विधायक नीरा यादव ने कहा, विपक्ष की जो भूमिका होती है, जो कार्य नहीं होते हैं, वह सदन में रखना है। हम लोगों ने पहले ही आश्वस्त किया था कि सदन को शांतिपूर्वक चलने में सहयोग करेंगे और हम लोग वही कर भी रहे हैं। मगर जब माननीय नेता सदन की बारी आई तो उन्होंने कहा कि विपक्ष चला जाएगा। हम लोगों ने कहा कि आप जवाब दीजिए, लेकिन जिस प्रकार से सत्ता का अहंकार देखने को मिला और निकम्मा और रंगा सियार बोला गया, यहां पर कोई मनोनीत होकर नहीं आया है, बल्कि निर्वाचित होकर आया है। इस प्रकार जो शब्दों का चयन किया गया है वह कहीं ना कहीं अहंकार दर्शाता है। नीरा यादव ने आगे कहा कि अभी तक तो हम लोग मंत्रियों के ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, अब तो लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। या तो वह सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं, इसीलिए ऐसी ऐसी शब्दों का चयन कर रहे हैं। हम लोग जवाब मांग रहे हैं। आपको जवाब देना है तो दीजिए, नहीं देना है नहीं दीजिए, मगर निकम्मा विपक्ष उचित नहीं है। इसीलिए सत्ता पक्ष को ट्रेनिंग की जरूरत है कि सदन में कैसे शब्दों का चयन होना चाहिए। वहीं सीएम हेमंत सोरेन के बयान का बचाव करते हुए सत्ता पक्ष से झामुमो विधायक प्रदीप यादव ने कहा, मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जो हमने नई नई योजना लाई है और इसके कारण से हमें जो समर्थन मिला है उसमें विपक्ष कहीं टिकेगा नहीं, इसीलिए उन्होंने विपक्ष को ललकारा है। निकम्मा शब्द कठोर जरूर हैं, मगर कोई असंवैधानिक नहीं है।
कहने का मतलब यह है कि जनता ने जो जिम्मेदारी इन्हें दी है वह विपक्ष पूरा नहीं कर रहा है। सदन में हो हल्ला ही करना इनका काम है। सीएम हेमंत सोरेन ने करीब 20 मिनट के संबोधन में अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा, विपक्ष के षड्यंत्र के बावजूद हमने इतना काम किया कि जनता ने हमें फिर से सत्ता में लौटाया। विपक्ष के कुछ पत्ते झड़ चुके हैं और अभी तो यह शुरुआत है। अगले 5 साल तक विपक्ष को इसी स्थिति में रहना होगा। विपक्ष के हर बॉल पर हम चौका नहीं बल्कि छक्का मारेंगे। जब भाजपा विधायक सीपी सिंह ने बालू की किल्लत पर सवाल उठाया तो मुख्यमंत्री ने कहा, अब दबंगई से काम नहीं चलेगा, सूर्यास्त हो चुका है और आगे आपकी मुसीबत बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड के खिलाड़ियों के साथ भेदभाव किया जाता है। बजट में गुजरात को 30% दिया जाता है जबकि झारखंड को सिर्फ 20 से 30 करोड़ मिलते हैं। इसके बावजूद हम घबराने वाले नहीं हैं। अपने स्वास्थ्य को लेकर उड़ रही अफवाहों पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा से अफवाह उड़ाई गई कि मुझे लंग कैंसर हो गया है। महिला सम्मान को लेकर भाजपा के सवालों पर मुख्यमंत्री ने हरियाणा और महाराष्ट्र की सरकारों का उदाहरण देते हुए सीएम ने कहा कि पहले यह बताएं कि वहां क्या हुआ जो आपने वादा किया था, वहां महिलाओं को क्या सम्मान राशि दी जाती है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य है जहां जनता के लिए एयर एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध है और लाखों लोग इसका लाभ उठा चुके हैं। सदन की गर्मागर्म बहस के बीच कार्यवाही को 28 फरवरी शुक्रवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया। शुक्रवार को सरकार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश करेगी। दुमका में आदिवासी संगठन का बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ प्रदर्शन। बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी और रिहाई को बनाया मुद्दा। आदिवासी सांवता सुशर आखड़ा संगठन के सदस्यों ने गुरुवार को बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आदिवासी संगठन के सदस्यों ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। दरअसल पिछले 2 वर्षों से दुमका के केंद्रीय कारा में बंद बांग्लादेशी नागरिक नजमुल हवलदार की सजा गुरुवार को पूरी हो गई। नजमुल की संथाल परगना से गिरफ्तारी हुई थी। इसे मुद्दा बनाते हुए आदिवासी संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान आदिवासी संगठन के सदस्यों ने बाइक रैली भी निकाली। इस रैली में काफी संख्या में आदिवासी समाज के लोग शामिल थे। सभी परंपरागत हथियार, तीर धनुष, कुल्हाड़ी आदि से लैस थे। सभी के हाथों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बैनर और पोस्टर थे जिस पर लिखा था, बांग्लादेशी घुसपैठियों को मार भगाना है। इस संबंध में आखड़ा के प्रमंडलीय संयोजक चंद्रमोहन हांसदा ने कहा कि एक तरफ सरकार यह दावा करती है कि एक भी बांग्लादेशी संथाल परगना में नहीं है। ऐसे में सरकार बताएं कि बांग्लादेशी नागरिक नजमुल हवलदार कहां से गिरफ्तार हुआ था। उन्होंने कहा कि ऐसे कई बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो संथाल परगना की माटी और बेटी पर धावा बोल रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग उन्हें यहां से खदेड़ कर भगाएंगे। चंद्रमोहन हांसदा ने कहा कि सरकार इस पर गंभीरता से संज्ञान लें, अन्यथा हम लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। दरअसल 2 वर्ष पूर्व नजमुल हवलदार को साहिबगंज की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वह बांग्लादेश के बागेरहाट जिले का रहने वाला था और चोरी छुपे भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया था। राजमहल थाना में उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में केस दर्ज हुआ था। न्यायालय ने उसे 2 साल की सजा सुनाई थी। केंद्रीय कारा दुमका में गुरुवार को उसकी सजा पूरी हो चुकी है। यह जानकारी दुमका सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट कुमार चंद्रशेखर ने दी। उन्होंने बताया कि नियम के अनुसार इस बांग्लादेशी नागरिक को दुमका केंद्रीय कारा से हजारीबाग के डिटेंशन सेंटर में भेजा जाएगा और वहां से आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरी कर बांग्लादेश भेजा जाएगा। कुमार चंद्रशेखर ने बताया कि सजा पूरी होने और उसे हजारीबाग भेजने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी जेल आईजी रांची को दी गई है। वहां से प्राप्त आवश्यक दिशा निर्देश के बाद जिला पुलिस बल की सुरक्षा में नजमुल को हजारीबाग भेजा जाएगा। संभावना है कि भेजने की प्रक्रिया जल्द ही पूरी होगी।
विधायक सीपी सिंह के बयान पर भड़के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, कांके भेजने की कही बात। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और पूर्व मंत्री सीपी सिंह के बीच कटु शब्दों का दौर जारी रहा। हजारीबाग के इचाक में महाशिवरात्रि के दौरान हुई घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व स्पीकर और भाजपा के वरिष्ठ विधायक सीपी सिंह ने इचाक की घटना को मदरसे से जोड़ दिया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने विधायक सीपी सिंह को इलाज के लिए कांके में भर्ती कराने की बात कह दी। दरअसल सीपी सिंह ने कहा कि मदरसों में हिंदू त्योहारों पर पत्थर और पत्थर फेंकने की शिक्षा दी जाती है। सीपी सिंह यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि राज्य में म्लेच्छों की सरकार चल रही है और इन म्लेच्छों से लड़ने के लिए हिंदुओं को एकजुट होना होगा। दुनिया के किसी भी हिस्से में अगर आतंकी हिंसा होती है तो उसके पीछे म्लेच्छों का हाथ होता है। सीपी सिंह ने इरफान अंसारी और आरएसएस के बारे में भी शब्द बाण चलाकर मर्यादा लांघ दी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जिस तरह से सीपी सिंह सदन में बयान दे रहे हैं और मंत्रियों को पहचानते भी नहीं हैं, उससे लगता है कि उनकी तबीयत खराब है। इरफान अंसारी ने कहा कि सीपी सिंह का बीपी चेक करना पड़ेगा और उन्हें कांके भेजना होगा। उन्होंने कहा कि आप लोग चिंता न करें, हम सीपी सिंह को थेरेपी देंगे। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि मेरा अतिरिक्त विषय संस्कृत रहा है, सीपी सिंह को उर्दू पढ़नी चाहिए। विधायक प्रदीप यादव ने सदन में उठाया अल्पसंख्यक मुसलमानों का मुद्दा, उर्दू शिक्षकों के रिक्त पदों और सच्चर कमेटी को लेकर पूछे सवाल। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व मंत्री प्रदीप यादव ने सदन के अंदर ध्यानाकर्षण के जरिए अल्पसंख्यक मुसलमानों की शिक्षा और कल्याण का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। प्रदीप यादव ने कहा कि झारखंड में अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों की स्थिति अच्छी नहीं है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को राज्य में लागू नहीं किया गया है। हमने सरकार से अल्पसंख्यक कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की स्थिति जानने की कोशिश की है। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि राज्य में उर्दू शिक्षकों के अधिकांश पद रिक्त हैं। लंबे समय से उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है और 3,712 पद रिक्त हैं। उन्होंने राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए अलग से उर्दू फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग की और कहा कि जब तक यह शुरू नहीं होता है, इसे किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध करके शुरू किया जाना चाहिए। प्रदीप यादव के सवाल पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि शेख भिखारी के नाम पर उर्दू फारसी विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव है। प्रदीप यादव ने कहा कि मॉब लिंचिंग रोकने के लिए सरकार द्वारा पहले पारित विधेयक को राजभवन ने लौटा दिया था। इसे दोबारा विधानसभा से पारित कराकर भेजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज सदन में उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे और जो सरकार के संज्ञान में आए हैं, अल्पसंख्यक मुसलमानों के हित में आगे बढ़ेंगे। हजारीबाग हिंसक झड़प की घटना पर भाजपा विधायकों की कड़ी प्रतिक्रिया। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और सरकार पर लगाया आरोप। महाशिवरात्रि के दिन हजारीबाग में दो गुटों के बीच घटी घटना को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पार्टी के विधायकों ने राज्य सरकार और उनके एक मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पर सीधा हमला बोला है। हजारीबाग के बरकट्ठा से भाजपा विधायक अमित यादव ने पूरी घटना को पूर्व प्रायोजित बताते हुए कहा कि सरकार और उसके एक मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रांची से बयान देकर लोगों को भड़काने का काम किया है। अमित यादव ने कहा कि कार्रवाई के नाम पर ईचाक में एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है, यह ठीक नहीं है। उन्होंने मंत्री इरफान अंसारी से पूरे मामले पर दिए गए बयान पर माफी मांगने को कहा है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार में शामिल दो मंत्री पहले भी महाकुंभ को लेकर भड़काऊ बयानबाजी करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि एजेंसी उनकी ही है, मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। हजारीबाग से भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि हम विधायक होकर भी वैसी भाषा नहीं बोल सकते हैं जैसी भाषा मंत्री इरफान अंसारी बोलते हैं। उन्हें कहां और किस मुद्दे पर क्या बोलना है, इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मंत्री को राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस से ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। हजारीबाग हिंसा के बाद शांति समिति की बैठक, लोगों से की गई जिला प्रशासन की मदद करने की अपील।
हजारीबाग जिले के ईचाक प्रखंड के डुमरांव में दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प को 36 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। लोग अब अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन ने ईचाक थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित की, जिसमें दोनों समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने में जिला प्रशासन की मदद करे। शिवरात्रि के दौरान भगवान का झंडा और लाउडस्पीकर लगाने को लेकर दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प के 36 घंटे बाद स्थिति सामान्य हो रही है। ईचाक थाने में प्रशिक्षु आईपीएस श्रुति, एसडीओ लोकेश बारंगे, सीडीपीओ अमित कुमार समेत अन्य पदाधिकारियों समेत समाज के प्रबुद्ध लोगों की शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में दोनों समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। निर्णय लिया गया कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। लोगों ने यह भी चर्चा की कि वे स्थानीय लोगों से भी शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील करेंगे। बैठक में 100 से अधिक स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। यह भी सामने आया कि समाज के कुछ बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है, जिससे आपसी भाईचारा खराब हुआ है। आने वाले समय में समाज के लोग मिलजुल कर रहें, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। जैक पेपर लीक मामला, 3 दिन की रिमांड पर 6 अभियुक्त, पुलिस उगलवाएगी हर राज। मैट्रिक प्रश्न पत्र लीक मामले में गिरिडीह से गिरफ्तार किए गए सभी 6 अभियुक्तों को कोडरमा की पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है। रिमांड की अवधि 3 दिनों की है। जिन्हें रिमांड पर लिया गया उनसे एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह और उनकी टीम ने पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ हर एक बिंदु पर हो रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो पुलिस सबसे पहले यह जानकारी इकट्ठा करने में जुटी है कि आखिर इन्हें पता कैसे चला कि प्रश्न पत्र कहां उतरेगा और कहां रखा जाएगा। पुलिस यह भी पता कर रही है कि प्रश्न पत्र की चोरी करने और फिर उसे बेचने, वायरल करने में इन्हीं 6 लोगों की भूमिका थी या फिर कोई अन्य सहयोगी शामिल है। क्या इस अति गोपनीय कार्य की सूचना इन्हें किसी दूसरे ने दी थी? यहां बता दें कि जैक द्वारा ली जा रही परीक्षा के 2 विषय हिंदी और अंग्रेजी का प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। जब परीक्षा हुई तो वायरल प्रश्न पत्र तथा परीक्षार्थियों को मिले प्रश्न पत्र का मिलान हो गया। आनन फानन में जैक ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई और दोनों परीक्षा को रद्द करते हुए कोडरमा के डीसी तथा गिरिडीह के डीसी से स्पष्टीकरण मांगा गया। निर्देश पर दोनों जिला में एसआईटी गठित की गई। फिर कोडरमा की टीम को सफलता मिली। एसडीपीओ अनिल सिंह और डीएसपी रतिभान सिंह की अगुवाई में टीम ने हर एक बिंदु पर छानबीन शुरू की गई और अंततः गिरिडीह से उन 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जिन लोगों ने गिरिडीह के स्ट्रांग रूम में प्रश्न पत्र रखने के दौरान प्रश्न पत्र चोरी किए थे। इनके पास से पुलिस ने प्रश्न पत्र बरामद किया। इसके साथ ही साथ गिरिडीह जिले के तिसरी में स्थित अग्रवाल हाई स्कूल से उस बंडल को भी जब्त किया जिस बंडल से प्रश्न पत्र की चोरी की गई थी। अब गुरुवार को कोडरमा पुलिस ने इस कांड में जेल भेजे गए कमलेश, मुकेश समेत सभी 6 को रिमांड पर ले लिया है। नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के भवन निर्माण में घोटाला, राज्यपाल ने दिए कार्रवाई के निर्देश। पलामू के नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के दौरान गुणवत्ता कॉम्प्रोमाइज यानी गुणवत्ता में अनियमितता की गई है। जांच समिति की रिपोर्ट में कई गड़बड़ियों का जिक्र है। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्राक्कलन के अनुरूप गुणवत्ता की जगह संवेदक ने निम्न स्तर का काम किया है। राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने इस पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि भवन निर्माण निगम के अभियंताओं और पदाधिकारियों के स्तर पर मॉनिटरिंग के अभाव में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने इस बात पर भी नाराजगी व्यक्त की है कि विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों ने बिना समुचित निरीक्षण के भवन को हस्तांतरित कर लिया, जबकि वहां पेयजल का भी घोर अभाव है। मामले को गंभीर बताते हुए राज्यपाल ने झारखंड भवन निर्माण निगम के एमडी को हाई लेवल कमेटी गठन कर कमियों की गहन समीक्षा करने, बीओक्यू और एग्रीमेंट के तहत कार्यों में पाई गई विसंगतियों पर स्पष्ट प्रतिवेदन देने को कहा है।
उन्होंने JSBCCL पलामू के कार्यपालक अभियंता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, क्योंकि उन्होंने मुख्यालय और विश्वविद्यालय को जो प्रतिवेदन पेश किया था उसमें पेयजल व्यवस्था की गलत जानकारी दी गई थी। राज्यपाल ने इस योजना के संवेदक मेसर्स छावड़ा और जे के इंजीनियरिंग द्वारा BOQ के अनुरूप कार्य नहीं करने और निम्न स्तर का कार्य करने के लिए निगम को इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही झारखंड भवन निर्माण निगम के प्राक्कलन में 40% की वृद्धि के संबंध में भी स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलसचिव, डीन स्टूडेंट वेलफेयर, CTC और प्रॉक्टर से भी स्पष्टीकरण मांगते हुए सख्त प्रशासनिक कार्रवाई का निर्देश दिया है, क्योंकि इन्हीं अधिकारियों के प्रतिवेदन के आधार पर भवन का हस्तांतरण हुआ है। बता दें कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 13 फरवरी को राज्यपाल से मिलकर नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के भवन निर्माण की गुणवत्ता में हुई धांधली की शिकायत की थी। इसी आधार पर राज्यपाल ने 3 सदस्य जांच कमेटी का गठन किया था। हेलमेट पहने कौन मंत्री हैं? उन्हें हम पहचान नहीं पा रहे हैं। जाने सदन में किसने कही ये बात? बजट सत्र के तीसरे दिन झारखंड विधानसभा में हजारीबाग के इचाक में शिवरात्रि के अवसर पर 2 गुटों में हुई झड़प का मामला छाया रहा। सदन की कार्यवाही दिन के 11 बजे जैसे ही शुरू हुई, सदन में इचाक की घटना पर शोरगुल शुरू हो गया। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो भाजपा विधायकों को समझने में सफल रहे और तत्पश्चात प्रश्नकाल की शुरुआत हुई। प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक CP सिंह ने सरकार के 2 मंत्री पर जैसे ही तीखी टिप्पणी की सदन का माहौल गर्मा गया। दरअसल CP सिंह मैया सम्मान योजना की लंबित राशि और 18 से 50 साल की हर महिलाओं को सम्मान राशि देने की मांग कर रहे थे। वे मैया सम्मान योजना के प्रावधान में विधवा और विकलांग महिलाओं को भी सम्मिलित करने की मांग सरकार से कर रहे थे। इस दौरान CP सिंह ने सरकार की ओर से सदन में जवाब दे रहे मंत्री चमरा लिंडा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हेलमेट पहने कौन मंत्री हैं, उन्हें हम पहचान नहीं पा रहे हैं। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बारे में कहा कि वे मदरसा में पढ़कर आए हैं, इस वजह से शब्द ज्ञान नहीं है। आपको बता दें कि चमरा लिंडा सदन में टोपी पहने हुए थे और सरकार की ओर से CP सिंह के सवाल का जवाब दे रहे थे। वहीं CP सिंह की इस टिप्पणी के बाद सदन का माहौल गर्मा गया। हालांकि स्पीकर स्थिति को संभालने में सफल रहे। सरकार की ओर से मंत्री चमरा लिंडा ने जवाब देते हुए कहा कि 15 मार्च तक जनवरी-फरवरी की बकाया राशि का भुगतान हो जाएगा। उन्होंने केंद्रीय मद से विकलांग और विधवा पेंशन मद में राशि बढ़वाने का आग्रह CP सिंह से किया। बजट सत्र के तीसरे दिन भोजनावकाश से पहले प्रश्नकाल के अलावे शून्यकाल और ध्यानाकर्षण के जरिए सदन में विधायकों के द्वारा सवाल उठाए जाते रहे। इस दौरान सत्ता पक्ष के कई विधायक अपनी ही सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते रहे। विधायक हेमलाल मुर्मू ने सदन में धान खरीद की धीमी रफ्तार और बिचौलियों के कारण किसानों को हो रही परेशानी से अवगत कराते हुए अपनी ही सरकार की कार्यशैली की जमकर खिंचाई की। इस विषय पर हेमलाल के साथ साथ विधायक मथुरा महतो ने भी सदन में खड़ा होकर धान खरीद में सुख्ती काटे जाने पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि जिस वजह से किसान बिचौलिए की शरण में जाने को मजबूर हैं और सरकार की व्यवस्था धरी की धरी रह जाती है। इस मुद्दे पर विधायक प्रदीप यादव ने भी किसानों को हो रही परेशानी और सरकार की व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए सदन में अपनी बातें रखीं। सरकार की ओर से विभागीय मंत्री इरफान अंसारी ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन समुचित जवाब नहीं मिल सका। उन्होंने कहा कि आपने जो सवाल खड़ा किया गया है, इसकी जानकारी लेकर चालू सत्र में जवाब दिया जाएगा। वहीं धनबाद से बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने धनबाद के ऊर्जा मित्र की बकाया राशि और बिजली बिल उपभोक्ताओं को नहीं मिलने की शिकायत सदन से की। ध्यानाकर्षण के जरिए कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव अपनी ही सरकार को आईना दिखाते नजर आए। उन्होंने अल्पसंख्यक स्कूलों में खाली पड़े पदों का मामला उठाया और राज्य में शेख भिखारी के नाम पर उर्दू विश्वविद्यालय की मांग की।
सरकार की ओर से जवाब देते हुए अल्पसंख्यक मंत्री हफीजुल हसन ने जवाब देते हुए कहा कि यह बात सही है कि उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। राज्य में बड़े पैमाने पर पद खाली हैं। सरकार इस दिशा में जल्द ही बैठक कर निर्णय लेने जा रही है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द मदरसा बोर्ड खोले जाएंगे और उर्दू फारसी के लिए शेख भिखारी विश्वविद्यालय खोलने पर विचार किया जाएगा। हजारीबाग हिंसा के दूसरे दिन भी सड़कों पर पसरा सन्नाटा, 3 आरोपी गिरफ्तार। हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड के डुमरांव में 2 समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दूसरे दिन भी गांव में सन्नाटा पसरा रहा। पुलिस जगह जगह गश्त कर रही है। चौक चौराहों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सभी लोग अपने घरों में बंद हैं। कहा जा सकता है कि 24 घंटे बाद भी इलाके में दहशत का माहौल है। प्रशासन आम लोगों से अपील कर रहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, शांतिपूर्वक अपनी दिनचर्या निपटाएं। 24 घंटे बाद स्थिति नियंत्रण में है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी प्रशासन ने गश्त तेज कर दी है। इस घटना में 45 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। 3 को गिरफ्तार किया गया है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सघन जांच चल रही है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे और स्थानीय लोगों की मदद से लोगों की पहचान कर रही है। मौके पर मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारी मौजूद हैं। जिस जगह पर पत्थराव हुआ वहां एक सरकारी प्राथमिक उर्दू स्कूल भी है, जहां करीब 170 बच्चे पढ़ने आते हैं। घटना के दूसरे दिन स्कूल खुला है, लेकिन सिर्फ 2 छात्र आए पहुंचे हैं। स्कूल के शिक्षकों का भी कहना है कि ऐसी घटनाओं से सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को होती है जो निर्दोष होते हैं। पुलिस रात भर अपराधियों की तलाश करती रही। ग्रामीण अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। सभी के मन में डर है। उनका यह भी कहना है कि हमारा देश हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। उन्होंने इस घटना पर दुख जताया है। इस घटना में आधा दर्जन से अधिक वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। अहम बात यह रही कि किसी का अस्पताल में इलाज नहीं हुआ, यानी सभी को मामूली चोटें आई हैं। हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह ने भी कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक हमें इजाजत दीजिए। जोहार।